स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मानहानि मामले में सजा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित। पार्टी ने कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की कही बात। बीजेपी ने कहा कानून से बढ़कर कोई नहीं। लोकसभा में अवरोध के बीच वित्त विधेयक बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित। निम्न सदन में बजट की प्रक्रिया पूरी। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए समिति बनाने के प्रस्ताव की दी जानकारी। राज्यसभा में गतिरोध के चलते कार्यवाही बाधित। सभापति ने सदन में कामकाज बाधित होने पर जताई निराशा। सदस्यों से गहनता से चिंतन करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए से अधिक की 28 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आवाजाही में होगी आसानी। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य। इस्लाम के पवित्र महीने रमजान की आज से शुरुआत। ईद का चांद दिखने तक जारी रहेगा सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर उन्हें लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना में कहा गया है कि सूरत की एक अदालत से सजा सुनाए जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य ठहराया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने हालांकि राहुल गांधी को जमानत दे दी। उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी गई, जिससे वो फैसले को चुनौती दे सकें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे, पर यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। ये बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन की समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। प्रजातंत्र की इस इंस्टीट्यूशन में कानून सभी के लिए एक प्रकार होते हैं। आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच सरकार की तरफ से लाए गए संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया और इसके साथ आगामी वित्त वर्ष के बजट की प्रक्रिया सदन में पूरी हो गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही कांग्रेस सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और लोकसभा अध्यक्ष से मांग करने लगे कि राहुल गांधी को सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब देने का मौका दिया जाए। इसके बाद सदन में अवरोध शुरू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से शांत रहने और सदन चलने देने की अपील की। मेरा आग्रह, सदन चले,
सदन न चलने से मेरा मन दुखी होता है। आप अगर सदन में चाहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कराए। इस बीच कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्य अडानी मुद्दे पर जेपीसी गठित करने की मांग कर रहे थे। गतिरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 को सदन के विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। विधेयक को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ हितधारकों से सुझाव मिले हैं कि सरकारी कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार होना चाहिए और इसके लिए वह एक समिति के गठन का प्रस्ताव कर रही हैं। Representations have been received that the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. वित्त मंत्री ने सदन में ये भी कहा कि विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कैप्चर नहीं किए जा रहे हैं और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से विचार करने को कहा गया है। It has been represented that payments for foreign tours through credit cards are not being captured under the liberalized remittance scheme, the LRS, and such payments escape collection at source. The Reserve Bank is being requested to look into this with a view to bring credit card payments for foreign tours within the ambit of LRS and tax collection at source thereon. इसके बाद सदन ने क्रमवार वित्त विधेयक से जुड़े सरकारी संशोधनों को मंजूरी दी और संशोधित वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। साथ ही सदन ने वित्त विधेयक पर विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। आज वित्त विधेयक पारित होने के साथ निम्न सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि विधेयक अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I beg to move that the Finance Bill 2023 as amended be passed. प्रश्न है कि विधेयक से यथा संशोधित को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने रुख में अड़े रहने के कारण आज भी राज्यसभा में गतिरोध बना रहा। हालांकि भोजनावकाश के बाद कुछ देर सदन में सुचारू रूप से गैर सरकारी कामकाज हुआ। बता दें कि सुबह कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने बताया कि नियम 267 के तहत उन्हें 14 नोटिस मिले हैं। सभापति ने कहा कि नियम 267 के तहत नोटिस स्वीकार करने की आवश्यकताओं का केवल आंशिक रूप से अनुपालन किया गया है। Honorable members, I have received 14 notices under Rule 267 for suspension of rules. Honorable members, I had indicated on the last occasion also there has been part compliance of Rule 267. I can assure you, as and when there will be a notice
fully compliant with the requirement of Rule 267, it will for sure receive my earnest consideration and a deliberated response. In this situation, I am helpless and cannot accede to the request. इसी बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनकी लंदन वाली टिप्पणी को लेकर माफी की मांग शुरू कर दी। उधर कांग्रेस के सदस्य जेपीसी गठित करने की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। सदन में व्यवस्था बनते न देख सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन की बैठक दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। The house is in disorder. The house is in disorder from both sides. The house stands adjourned to meet at 2:30 p.m. today. दोपहर 2:30 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने गैर सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए कहा, किंतु सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के गतिरोध के कारण उन्होंने बैठक को दोपहर 3:30 बजे तक स्थगित कर दिया। Honorable members, please allow to continue discussion. Since the house is in disorder, house stands adjourned till 3:30 p.m. today. 2 बार के स्थगन के बाद 3:30 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में IUML सदस्य अब्दुल बहाव के निजी संकल्प पर आगे चर्चा हुई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने संकल्प का विरोध किया। इसके बाद सदन ने अब्दुल बहाव के संकल्प को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने अन्य सदस्यों का नाम पुकारा, जिनके संकल्प आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध थे, लेकिन उनके सदन में मौजूद नहीं रहने के कारण सभापति ने 3:50 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन स्थगित करने से पहले सभापति ने सदन में कामकाज बाधित होने और गैर सरकारी कामकाज नहीं होने पर अफसोस जताया और सदस्यों से इस संबंध में गहनता से चिंतन करने का आह्वान किया। Honorable members, it is unwholesome state of affairs that we in this temple of democracy are facing a situation where dialogue, debate, discussion and deliberation is not taking place. It was great pain for me when there was debate on the address of the Honorable President. In the Business Advisory Committee, the members of the committee persuaded me to earmark 12 hours. We could not utilize that. That was a valuable occasion for every section of the House to ventilate issues that are germane to public interest. Howsoever severe may be the differences, howsoever divisive may be the approach, howsoever conflicting points of view may be there, this House is called upon to rationalize them. This House is meant to ensure that issues of national import, howsoever critical they may be, shorn of tempers, a resolution takes place here. The country is watching us. The world that is appreciating Indian democracy as never before is also looking at us. I would expect honorable members of the House to introspect, reflect, and as a way forward stance, take this theatre as the main determining place for course of events. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 28 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें रात्रि रोपवे परियोजना भी शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोड हो, पुल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के तमाम नए साधनों ने काशी आना जाना बहुत आसान कर दिया है, लेकिन अब हमें एक कदम और आगे बढ़ाना है। अब जो ये रोपवे यहाँ बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और आकर्षण दोनों बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि बनारस के लोगों के प्रयासों के कारण काशी में 1 साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। ये जो 7 करोड़ लोग आ रहे हैं, वे लोग अपने साथ बनारस के हर परिवार के लिए आय के साधन ला रहे हैं। पर्यटक रोजगार और स्वरोजगार के लिए नए अवसर बना रहे हैं। उन्होंने वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदोलिया तक यात्री रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजनाओं पर करीब 645 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 3.75 किलोमीटर लंबी रोपवे प्रणाली में 5 स्टेशन होंगे। इससे पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और वाराणसी के निवासियों को आवाजाही में आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना के तहत भगवानपुर में 55 MLD क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र की आधारशिला भी रखी, जिसका निर्माण 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। सुरक्षा और सुविधा जहां बढ़ती है, वहां समृद्धि आना तय है। यही आज उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। आज जो ये नए प्रोजेक्ट्स यहां जमीन पर उतरे हैं, ये भी समृद्धि के रास्तों को सशक्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को विकास के इन अनेक कामों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन भावना आधुनिक विश्व को एकीकृत दृष्टिकोण और समाधान दे रही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला वाराणसी शाखा का शिलान्यास किया। टीबी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र समर्थित संगठन स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की तरफ से वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट वर्ष 2030 है, लेकिन भारत वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम की भावना में झलकता है। हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने अपना पिगी बैंक तोड़कर टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया है। टीबी के मरीजों के लिए इन निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग 1000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। टीबी के खिलाफ दुनिया में इतना बड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव चलना अपने आप में बहुत प्रेरक है। मुझे खुशी है कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में इस प्रयास का हिस्सा बने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी योजना के लाभार्थियों से मुलाकात भी की। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1249 नए मामले सामने आए हैं। देश में अभी 7,927 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.02% है। देश में संक्रमण की दैनिक दर 1.19% और साप्ताहिक दर 1.14% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.65 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने एनडीपीएफ के प्रावधानों का सख्ती से कार्यान्वयन पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों की उस याचिका पर जांच अप्रैल को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कारागारों में भीड़ कम करने के लिए रिहा किए गए सभी दोषियों और विचाराधीन कैदियों को 15 दिन में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 398 अंक टूटकर 57,527 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 132 अंक की गिरावट के साथ 16,945 अंक पर बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश के दौरान सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठियों को मार गिराया। घटनास्थल से एक AK राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड टीबी डे पर इस बीमारी को दुनिया से मिटाने के लिए सरकारी और सामाजिक स्तर पर सहयोग की अपील की है। WHO ने उच्च स्तरीय नेतृत्व, निवेश, नवाचारों और संगठन की नई सिफारिशों पर तेजी से अमल करने का तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। उत्तर कोरिया ने बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करने के लिए समुद्र में मार करने में सक्षम परमाणु संपन्न ड्रोन के परीक्षण का दावा किया है। यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप पर समुद्र में विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप और अन्य आधुनिक हथियार तैनात करने की कथित योजना बना रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर सलीमा टेटे को 2022 में शानदार प्रदर्शन के लिए एशियाई हॉकी महासंघ ने वर्ष की उदीयमान खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया। कोरिया के मुगयोंग में AHF की वार्षिक आम बैठक में सलीमा टेटे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मौजूदा विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दूसरी वरीयता प्राप्त पुरुष जोड़ी स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने कड़े मुकाबले में ताइवान की फेंग ची ली और फैंग जेन ली की जोड़ी जीत दर्ज कर भारत की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्य से जुड़ी हुई खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाथी परियोजना के 30 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के अवसर पर असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 7 अप्रैल को 2 दिवसीय गज उत्सव की शुरुआत करेंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और बाघों के संरक्षण में भारत की सफलता से दुनिया को अवगत कराने के लिए कर्नाटक के मैसूरू में 9 अप्रैल को 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। कर्नाटक के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आधिकारिक दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा से मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया में है। बीजेपी विधायक विश्वबंधु सेना को आज त्रिपुरा विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। विश्वबंधु सेन को 32 मत मिले, जबकि विपक्षी CPI कांग्रेस के उम्मीदवार गोपाल चंद्र राय को 14 मत मिले। टिपरा मोथा के 13 विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में अधिकारियों की ओर से बाधा डाले जाने के आरोपों के बाद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने यह मामला स्थायी समिति को भेज दिया। बिजली मंत्री आतिशी ने सदन में कहा कि बिजली सब्सिडी योजना को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। दिल्ली की अदालत ने CBI द्वारा दर्ज आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश 31 मार्च तक सुरक्षित रखा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के जल क्षेत्र में $240 अरब से अधिक का निवेश करने और दुनिया में सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रम को लागू करने के साथ ही भूजल स्थल को बढ़ाने के प्रयास को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए उन्होंने जल सुरक्षा सुनिश्चित करने, सभी के लिए स्वच्छ जल मुहैया कराने और स्वच्छता के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत में किया जा रहे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों और प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने संबंधी उपायों को और अधिक लचीला बनाने के लिए जल भंडारण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रम पर काम कर रहा है।
इसके अलावा देश के अनूठे भूगोल के कारण भारत दुनिया में भूजल के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक है। भारत में रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत आज से हो गई है। देश भर में आज रमजान का पहला रोजा रखा गया। ये सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्लाम में पवित्र माने जाने वाले महीने रमजान की शुरुआत होने पर लोगों को मुबारकबाद दी है। रमजान का चांद दिखने के बाद अगले दिन से पवित्र महीने की शुरुआत हो जाती है और अगले 30 दिन तक मुस्लिम समुदाय के सदस्य सूरज निकलने से लेकर सूर्यास्त तक ना कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं। जेट सूट के आविष्कारक रिचर्ड ब्राउनिंग ने एक इंटरनेशनल रेस सीरीज शुरू करने की योजना बनाई है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं जेट सूट की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।